आज हम लोग क्लास 8 का लेसन 1 कब कहाँ और कैसे का संपूर्ण क्वेश्चन आंसर अभ्यास प्रश्न के साथ करने वाले हैं। ये क्लास 8 का लेसन 1 फर्स्ट अध्याय है। नोट्स के साथ हम लोग आज पढ़ेंगे। अभ्यास प्रश्न में है नंबर 1 में है रिक्त स्थान को भरिए, जिसमें कि क नंबर में प्रश्न है पूंजीपतियों का मुख्य उद्देश्य था अधिक से अधिक डैश कमाना, यानी कि अधिक से अधिक उन लोगों का पूंजीपतियों का मुख्य उद्देश्य क्या था। जो ब्रिटिश लोग थे उनका सबसे अधिक से अधिक जो कोई उद्देश्य होगा तो वो था लाभ कमाना, भारत से लाभ कमा करके यूरोप ले जाना। ठीक है। ख नंबर में है 15वीं शताब्दी में एक नए आंदोलन की शुरुआत हुई जिसे हम डैश कहते हैं। 15वीं शताब्दी में यूरोप में एक आंदोलन हुई थी जिसे कि हम जन जागरण या पुनर्जागरण कहते हैं, और इस आंदोलन में जनताओं के अंदर एक नई राष्ट्रवादी नई चेतना का उदय हुआ था। ग नंबर में है मशीनों से वस्तुओं के उत्पादन की प्रक्रिया को डैश क्रांति कहा जाता है, यानी कि मशीन द्वारा उत्पादन प्रक्रिया को औद्योगिक क्रांति कहते हैं। उद्योग में मशीन कहाँ होते हैं? उद्योग में अधिकतर होते हैं, इसलिए मशीनों से उत्पादन के प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक क्रांति कहते हैं, और यह ब्रिटेन में सबसे पहले हुआ था। डैश में सरकारी दस्तावेजों को सुरक्षित रखा जाता है। किस में रखा जाता है? सरकारी जो दस्तावेज होता है उसको अभिलेखागारों में सबसे अधिक सुरक्षित रखा जाता है। और समय के साथ देश और राज्य की डैश सीमाओं में परिवर्तन होते रहते हैं, अर्थात समय के साथ साथ राज्य और देश की भौगोलिक सीमा जो होती है वे उसमें परिवर्तन होते रहते हैं। मान लीजिए यहाँ पे हम भारत का मैप बना रहे हैं, ठीक है, और भारत का मैप में अभी हम इस तरह का मैप देखते हैं, लेकिन पहले ऐसे नहीं था। एक ऐसे शॉर्ट में बनाए हैं, ठीक, और पहले ऐसे नहीं था। पहले ये पाकिस्तान, इधर इससे इसके आगे अफगानिस्तान, इधर बांग्लादेश, नेपाल, सब एक भारत था, यानी कि अखंड भारत था। और धीरे धीरे पाकिस्तान अलग हो गया, अफगानिस्तान अलग हो गया, इधर से बांग्लादेश अलग हो गया। तो भारत की भौगोलिक सीमा में क्या हुआ? परिवर्तन हुआ। अखंड भारत से बस भारत टुकड़ों में बंट करके रह गया। यही कहा गया है कि समय के साथ साथ देश और राज्य की भौगोलिक सीमाओं में क्या होते रहते हैं? परिवर्तन होते रहते हैं। सही और गलत में बताना है, ठीक है। 2 नंबर प्रश्न है कि क नंबर में है कि वैज्ञानिक पद्धति का अर्थ है प्रश्न प्रस्तुत कर प्रयोग द्वारा ज्ञान प्राप्त करना। ये सही है या गलत है? तो ये हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि वैज्ञानिक पद्धति का अर्थ होता है प्रश्न प्रस्तुत करके प्रयोग द्वारा ज्ञान प्राप्त करना। ख नंबर में है कि अंग्रेज इतिहासकार जेम्स मिल का भारतीय इतिहास का धर्म के आधार पर बांटना उचित था। तो गलत है ये, क्योंकि धर्म के आधार पर बांटने से भारतीयों में भेदभाव उत्पन्न होता है, जो कि एक दूसरे को हमें हमारी संस्कृति से सभ्यता से अलग करती है। और जेम्स मिल ये अंग्रेज ब्रिटिश इतिहासकार थे जिन्होंने कि ब्रिटिश कंपनी के ब्रिटिश शासन के अंतर्गत रह करके इन्होंने भारत को धर्म के आधार पर बांटा। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के बाद वहाँ के लोगों ने गणतंत्र प्रणाली की शुरुआत नहीं किया। तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के बाद वहाँ के लोगों ने गणतंत्र प्रणाली की शुरुआत किया था और गणतंत्र प्रणाली को मान करके उसे स्थापित किया था। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन, घ नंबर क्वेश्चन है कि ऐतिहासिक स्रोतों से एक आम आदमी के बारे में भी जानकारी मिलती है। तो ये सही बात है, क्योंकि ऐतिहासिक स्रोत से जो भी ऐतिहासिक या साहित्यिक स्रोत है उससे हमें आम लोगों के बारे में, उनके वहाँ के राजा के बारे में, वहाँ के जनता प्रजा सभी के बारे में, सामाजिक आर्थिक हर चीज़ के बारे में हमें जानकारी मिलती है। अंग नंबर प्रश्न है कि आज़ादी के पहले हमारे देश की जो भौगोलिक सीमा थी आज़ादी के बाद भी वही रह गई। तो नहीं, क्यों? ये गलत हो जाएगा, क्योंकि आज़ादी के पहले, हम यहाँ पर मैप बना रहे हैं 2 मिनट के लिए, ठीक। आज़ादी के पहले भारत में पाकिस्तान, अभी जैसे बताए बांग्लादेश और इधर अफगानिस्तान, ये सभी क्या था? इसमें मिला हुआ था। लेकिन आज़ादी के बाद सभी क्या हो गया? अलग अलग हो गया, जिससे कि भारत की जो भौगोलिक सीमा है उसमें परिवर्तन हुआ। और इसमें दिया गया है कि आज़ादी के पहले हमारे देश की जो भौगोलिक सीमा थी आज़ादी के बाद भी वही रह गई। तो ये गलत हो जाएगा। नहीं, वे नई अलग हो गई, क्योंकि आज़ादी के बाद सब देश अलग हो गया और हमारा भारत टुकड़ों में बंट गया। मध्यकाल, अब प्रश्न उत्तर की ओर चलते हैं। मध्यकाल और आधुनिक काल के ऐतिहासिक स्रोत में आप क्या फ़र्क जानते हैं? यानी कि मध्यकाल है बीच वाला काल, और आधुनिक काल है, जो दोनों में अंतर क्या है ये समझते हैं। मध्य युग में अनेक ऐतिहासिक ग्रंथ लिखे गए हैं जिनमें हम इस युग की राजनीतिक घटनाओं के बारे में जानकारी मिलती है। मध्य युग में अनेक ऐसी
ऐतिहासिक ग्रंथ लिखे गए थे जिनसे हमें राजनीतिक इस युग के आधुनिक युग के राजनीतिक घटनाओं के बारे में भी मिलता जुलता जानकारी मिलता है। लेकिन मुसलमानों के संपर्क में आने के बाद भारतीय इस लोक की तरह आकर्षित हुए थे और इस काल के ग्रंथों में सभ्यता एवं संस्कृति का उल्लेख बहुत कम मिलता है। यानी कि आधुनिक काल में जब मुसलमान का आगमन हुआ, मुसलमान का शासन स्थापित हो गया था, तो उसमें हुआ ये कि लोग उसकी तरफ आकर्षित हुए और इसमें सभ्यता संस्कृति का उल्लेख बहुत कम मिलता है और राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक ये सब घटनाएं बहुत अधिक मिलती है। ठीक है, जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को जिस प्रकार कालखंडों में बांटा उससे आप सहमत है? 2 नंबर प्रश्न में ये कहा गया है कि जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को कुल 3 कालखंडों में बांटा था। कितने कालखंडों में? 3। पहला क्या है? हिंदू, दूसरा है मुस्लिम और तीसरा है ब्रिटिश इतिहास। और इन 3 कालखंडों में जेम्स मिल ने भारत के इतिहास को बांटा था। जेम्स मिल ने अपने पुस्तक में लिखा है कि भारतीय समाज में धार्मिक असहिष्णुता, जातिगत भेदभाव और अंधविश्वासी प्रथाएं थी, जिस कारण उन्होंने अपने अनुसार स्थिति को देखते हुए भारतीय इतिहास को 3 कालखंडों में बांटा और उसे विभाजित कर दिया। भारत में जो इतिहास है उसके 3 कालखंड कर दिए। पहला था कौन? हिंदू, दूसरा मुसलमान और तीसरा ब्रिटिश इतिहास। यानी कि यहाँ पे हिंदू मुस्लिम में भेदभाव था, मतभेद था, भारतीय समाज में जातिगत भेदभाव था, अंधविश्वास प्रथाएं थी, जिसके अनुसार उन्होंने और अपने अनुसार उन्होंने जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को 3 कालखंडों में बांट दिया। तीसरा नंबर प्रश्न है, सरकारी दस्तावेजों को हम कैसे और कहाँ सुरक्षित रख सकते हैं? सरकारी दस्तावेजों को हम अभिलेखागार तथा संग्रहालय जैसे संस्थानों में सुरक्षित रख सकते हैं। इसके अलावा हम एक रूम बना करके, ऐसा रूम जहाँ पे कि कोई अलग से कुछ अलग ना रखा जाए और एक रिकॉर्ड रूम होना चाहिए जिसमें हम सरकारी दस्तावेजों को सुरक्षित रख सकते हैं। इसके अलावा सरकारी कार्यालय, दफ्तरों में भी हम इसे सुरक्षित रख सकते हैं। सरकारी दफ्तरों में यूरोप में हुए परिवर्तन किस प्रकार आधुनिक काल के निर्माण में सहायक हुए? यूरोप में जो परिवर्तन हुआ वे आधुनिक काल के निर्माण में कैसे सहायक हुए, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। ये प्रश्न नंबर 4 है। इसका उत्तर है कि यूरोप और यूरोप से बाहर एशिया आदि महाद्वीपों के देशों में 14वीं शताब्दी के बाद से व्यापार में, राजनीति में, कला, धर्म, संस्कृति आदि क्षेत्रों में बड़ा परिवर्तन आया। और यह जो परिवर्तन आया वह किसके कारण आया? ये परिवर्तन जन जागरण, नई चेतना का विकास के कारण, जिसे कि पुनर्जागरण भी कहा जाता है, और ये 15वीं शताब्दी में हुआ।